सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा का शब्द भंडार विस्तृत ही नहीं बल्कि असीमित भी है। इस भंडार के कुछ शब्द तो ओरिजिनल होते हैं, परंतु उन्हीं मूल शब्दों से हम लोग बहुत से नए नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं। कभी उन शब्दों के ठीक आगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाकर, तो कभी इनके ठीक पीछे प्रत्यय यानी सफिक्स लगाकर, कभी संधि के साथ तो कभी समास द्वारा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक समझे। आज हमारी बातचीत का विषय है समास, जो कि शब्द रचना की ही एक प्रक्रिया है और सीबीएसई के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। शब्द रचना की उस क्रिया को समास कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द अपनी विभक्ति या संबंध बताने वाले अन्य शब्दों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। जैसे कोरोना से पीड़ित में से हट गया तो शब्द बन गया समस्त पद कोरोना पीड़ित। मेल होने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया विग्रह कहलाती है। समस्त पद जिन दो शब्दों के मेल से बनता है उसमें कभी पहला पद प्रधान है तो कभी दूसरा। पद की प्रधानता का अर्थ ये है कि शब्द का मुख्य अर्थ उस पद विशेष पर आधारित है। इस प्रकार पहले पद की प्रधानता का अर्थ हुआ शब्द का मुख्य अर्थ पहले शब्द पर आधारित है। संस्कृत में समास होने पर संधि भी अवश्य होती है। जैसे यथा में था के साथ लगा हुआ आ और इच्छा का ई जब आपस में मिल जाता है तो ये बन जाता है ए। तो इसलिए यथा जोड़ इच्छा से बना यथेच्छा, किंतु हिंदी में ऐसा होना ज़रूरी नहीं। समास के प्रमुख भेद हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व यानी पहला पद विशेष्य होने के साथ साथ प्रधान भी होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे बाण से विद्ध, इसमें से विभक्ति का लोप हो जाएगा और समस्त पद बन जाएगा बाण विद्ध। तत्पुरुष समास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में विग्रह करने पर जिस कारक की विभक्ति प्रकट हो उसी कारक वाला वह तत्पुरुष समास होता है। इसलिए इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। पहला कर्ता कारक और आखिरी संबोधन कारक को छोड़कर कारकों की विभक्तियों के नामों के अनुसार इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास में मुख्यतः 2 तरह के शब्द होते हैं। एक तो संज्ञा प्लस संज्ञा, जैसे कि चंद्र और मुख, चंद्रमुख। दूसरा संज्ञा प्लस क्रिया से बने विशेषण, जैसे लिखित, रचित। तो हस्त प्लस लिखित से समस्त पद बना हस्त लिखित। समास में कर्ता कारक को छोड़कर
कर्म कारक से ही तत्पुरुष आरंभ होता है। तो आरंभ करते हैं कर्म तत्पुरुष से। इसकी विभक्ति है को। जैसे समस्त पद आपको दिया रहेगा और इधर आप विग्रह करेंगे उसका। समस्त पद है वन गमन, तो विग्रह हुआ वन को गमन। दूसरा है पद प्राप्त, विग्रह हुआ पद को प्राप्त। तीसरा कारक है करण कारक, तो इसलिए तत्पुरुष में करण तत्पुरुष आएगा। इसकी विभक्ति है से और के द्वारा। इसमें पहला है भूख मरा, तो विग्रह हुआ भूख से मरा। ईश्वर प्रदत्त का विग्रह हुआ ईश्वर द्वारा या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। इसमें समाज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में दो प्रकार से आते हैं। या तो आपको समस्त पद दे दिया जाता है और कहा जाता है कि विग्रह करो और समास का भेद लिखो, तो आपको विग्रह करके उसके साइड में लिख देना है ब्रैकेट में कि कर्म तत्पुरुष। अगर आपको विभक्ति के बारे में जरा सा भी शंका है कि ये कर्म है का या करण है, किस कारक की विभक्ति है, तो केवल तत्पुरुष लिखने से भी चलेगा। दूसरी तरह से जो प्रश्न आता है कि विग्रहित शब्द आपको दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि समस्त पद लिखिए और समास का भेद भी बताइए, तब आपको इसका उल्टा करना है। वन को गमन शब्द का, विग्रहित शब्द का आपको बनाना है वन गमन, और वैसे ही भेद लिख देना है तत्पुरुष। और अगर आपको विभक्ति का भी मालूम है कि ये कर्म तत्पुरुष की है, तो आप कर्म तत्पुरुष भी लिख सकते हो। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति है को और के लिए। इसमें समस्त पद है सत्याग्रह और विग्रह करके आएगा सत्य के लिए आग्रह। जैसे कि संप्रदान की विभक्ति है को और के लिए, इसलिए यहाँ आया सत्य के लिए आग्रह। स्नानागार, इसका विग्रह हुआ स्नान के लिए आगार। आगार का मतलब होता है कमरा या स्थान। उसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति है से, जो कि अलगाव के लिए होती है। से जब अलगाव होता है। देश निकाला, देश से निकाला यानी अलग कर दिया देश से। उसके बाद है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो जब भी कारक की विभक्ति विग्रह में प्रकट हो तो इसका मतलब है कि वो तत्पुरुष समास ही है। अब अगला है संबंध तत्पुरुष। क्योंकि संबंध कारक की विभक्ति होती है का के की, इसलिए विग्रह में का के की ही आएगा। पहला समस्त पद है कठपुतली, इसका विग्रह होगा काठ की पुतली। दूसरा है सेना नायक, विग्रह हुआ सेना का नायक। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। पहला समस्त पद है गृह प्रवेश और विग्रह हुआ गृह में प्रवेश। दूसरा है आत्मविश्वास, विग्रह हुआ अपने आप पर विश्वास। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहला कारक कर्ता कारक और आखिरी संबोधन कारक इसमें नहीं आएगा, केवल बीच वाले 6 कारक ही प्रयोग होंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष की विशेषता ये है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा होता है। जैसे नीलकमल, इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। समानाधिकरण तत्पुरुष के 3 उपभेद हैं। पहला नन समास, दूसरा द्विगु समास
और तीसरा कर्मधारय। नंज समास में नंज का अर्थ है नकारात्मक, जहाँ शब्द का अर्थ नहीं में आता है। जिस समस्त पद में विशेष्य यानी संज्ञा अथवा विशेषण से पहले अ या अन का प्रयोग हो वह नंज समास कहलाता है। जैसे अनदेखा, इसका विग्रह होगा न देखा या नहीं है जो देखा। असभ्य का विग्रह होगा न सभ्य या नहीं है जो सभ्य। नंज समास में विग्रह करने पर जो अर्थ होता है वो नकारात्मक होता है। जैसे समस्त पद है अनंत, इसका विग्रह होगा ना अंत या फिर नहीं है जिसका अंत। उसके बाद है असंभव, इसको दो तरह से हम लोग इसका विग्रह कर सकते हैं, या तो न संभव या फिर नहीं है जो संभव, यानी इसका अर्थ जो है नकारात्मक होगा। उसके बाद आता है अगोचर, न गोचर या फिर नहीं है जो गोचर। गोचर का मतलब होता है दिखाई देना। फिर है अनुचित, न उचित या नहीं है जो उचित। उसके बाद अनमोल, न मोल या नहीं है जिसका मोल। समानाधिकरण तत्पुरुष में दूसरा है द्विगु समास। जिन समस्त पदों का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य यानी संज्ञा होता है उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, इसका विग्रह होगा तीन लोकों का समूह या समाहार। ये है द्विगु समास। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा। तो पहला समस्त पद है दो पहर, इसका विग्रह करेंगे दो पहरों का समाहार या फिर समूह भी लिख सकते हैं। फिर है चौराहा, चौराहा यानी चार राहों का समाहार। फिर है पंजाब, पंज मतलब पांच, पांच आबों। आब का मतलब वैसे तो पानी होता है, पर यहाँ आबों का अर्थ है नदियाँ, तो पांच आबों का समाहार या फिर समूह। षट कोण, षट का मतलब है छः, छः कोणों का समाहार। सप्ताह, सप्ताह सप्त यानी सात, तो सप्ताह का अर्थ हुआ 7 दिनों का समाहार। समानाधिकरण तत्पुरुष का तीसरा उपभेद है कर्मधारय। जिन समस्त पदों में पूर्व पद गुणवाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उन्हें कर्मधारय कहा जाता है। जैसे नीलमणि, विग्रह होगा नीली है जो मणि। दूसरा है पीतांबर, पीत यानी पीला, पीला है जो अंबर। फिर है महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें कभी कभी दोनों पद विशेष्य यानी संज्ञा भी हो सकते हैं, परंतु एक विशेष्य उसमें विशेषण का काम करेगा। जैसे कमल नयन, कमल से है जो नयन, कमल से है यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। तो ऐसे ही चंद्रमुख, चंद्र सा है जो मुख, यहाँ चंद्र सा विशेषण का काम कर रहा है। इसी तरह घनश्याम, घन से है जो श्याम। घन श्याम को हम दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। घन से है जो श्याम यानी घन के समान कृपा बरसाने वाले भगवान कृष्ण। इसी तरह इसका दूसरे तरह से विग्रह कर सकते हैं, श्याम है जो घन यानी काले हैं जो बादल। घन का मतलब बादल और श्याम मतलब काले।
इसी प्रकार कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे खटमिठा, खट्टा और मीठा है जो, इसमें विशेष्य पद लुप्त है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण है जो। मध्यम पद लोपी, जो कि कर्मधारय का ही रूप है। इसमें जो विशेषण है वो अनेक पदों में होता है। जैसे ये समस्त पद है बैलगाड़ी, इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। गाड़ी है कौन सी गाड़ी? बैलों द्वारा खींची जाने वाली। तो इतने शब्द जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं गाड़ी की। तो इसलिए जो बीच वाले सारे शब्द जो हैं ये समास करने पर लुप्त हो जाते हैं और बैल और गाड़ी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है बैलगाड़ी। लेकिन यदि आपको विग्रहित शब्द दिए जाएं और कहा जाए कि समास इसका समस्त पद बना के इसका भेद लिखो, समास का भेद लिखो, तो आपको मध्यम पद लोपी नहीं लिखना है, आपको इसका कर्मधारय ही लिखना है, क्योंकि इसके ये सारे शब्द विशेषण हैं और ये शब्द जो है विशेष्य है। गाड़ी, गाड़ी की विशेषता है कि वो बैलों द्वारा खींची जाती है। उसके बाद आता है मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। इसमें माल ढोने वाली विशेषण है और गाड़ी है विशेष्य। उसके बाद आता है वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। मनुष्य की ये विशेषता है कि वो वन में रहने वाला है। उसके बाद मधुमक्खी, मधु बनाने वाली मक्खी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। तो बच्चों, चूँकि तत्पुरुष समास के आगे और कई भाग थे, इसलिए इसने काफ़ी समय ले लिया। अतः अब अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।